हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेंचर में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एचआर राउंड पे, तो उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जिस किसी ने भी एसेंचर का असेसमेंट दिया है तो सबसे पहले हमें जो एप्टीट्यूड असेसमेंट होता है उसको देना होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन टेस्ट और उसके बाद उससे पहले भी कोडिंग टेस्ट आता है, राइट। असेसमेंट, उसके इमीडिएट बाद कोडिंग और 2-3 दिन के बाद कम्युनिकेशन टेस्ट आता है और उसके बाद 4 से लेकर 5 दिन में हमें जो फाइनल एचआर राउंड जो हम बोलते हैं वो आना चाहिए। तो एसेंचर में गाइस टेक्निकल राउंड नहीं होता है, जो भी लास्ट का राउंड होता है वो एचआर राउंड ही कहलाता है, क्योंकि आपको कोई भी जावा का कोड या फिर पाइथन का कोड नहीं वहाँ पे पूछा जाएगा या फिर कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं रहेगा रिलेटेड टू डेटाबेसेस, फ्रंट एंड बैक एंड मिडलवेयर और एनीथिंग एल्स। तो you'll be having basically the questions related to your personality, then related to your project and your BE, Tech, ME, Tech life, how is it and what you learn from those things, anything related to internship and these kind of stuffs will be normally asked, right। तो ये होता है बेसिकली गाइज, ये हमने एक्सपीरियंस के साथ हम यहाँ पे बोल रहे हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आई थिंक ये वीडियो पूरा लंबा होगा, लेकिन यस गाइज, अगर इन क्वेश्चंस को आप अगर थोड़ा सा इस वीडियो को कम्प्लीटली देखकर इनको थोड़ा सा माइंड में रख कर जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा रट के जाना है, आराम से दो, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू आप फेस करो, लेकिन जस्ट इन चीज़ों को आप एक बार देख लो, जिससे कि जब भी आप आंसर कर रहे होंगे एक दो पॉइंट इसमें से अगर एक दो पॉइंट भी आप अपने आंसर में इंक्लूड कर लोगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो जस्ट क्वेश्चंस तो सब लोग आपको पता ही देंगे कि ऐसे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जब पूछा जाता है तो उसका सही ढंग से आंसर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉपरली आंसर करना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें दिखाने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मल सभी कैंडिडेट्स नहीं दिखाते, तब आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो जस्ट डोंट बी, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सेंटेंसेस को याद रखने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसको लिख लिया या फिर इसको पूरा रट के ले लिया, तो ऐसा मत करो, ठीक है। तो आराम से इस वीडियो को देख लो और क्वेश्चंस को जस्ट आप रिलेट कर लो। तो इसमें आप ना भी कुछ ऐड कीजिए या फिर नहीं भी करना चाहते तो इतना भी बता दो, मोर देन इनफ है, राइट। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ गाइज। हाउ यू विल यू मोटिवेट यूर सेल्फ। तो हाउ यू विल मोटिवेट यूर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर लेंगे। तो एक आंसर, फॉर्मल आंसर आप इसका क्या दे सकते हैं, वेन एवर आई फील डाउन आई विल मोटिवेट माई सेल्फ बाई सीइंग अ मोटिवेशनल वीडियोज़ ऑफ famous personality, for example APJ Abdul Kalam, stage speech videos in schools and colleges which inspire me a lot। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन की कमी है तो मैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जो कि हमारे देश में हैं, APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, तो जो भी साइंटिस्ट लोग हैं, तो अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से अगर बताना चाहे तो, या फिर आप बता सकते हैं विराट कोहली या फिर MS धोनी, ये जो है प्लेयर्स फेमस है जो कि क्रिकेट में, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में होना चाहिए। सिंगर का नाम ले सकते हैं, एक्टर का नाम ले सकते हैं, या फिर कोई भी साइंटिस्ट, अदर साइंटिस्ट है तो उसका भी नाम आप ले सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि आप अपने आप को मोटिवेट करने का ज़रिया कौन सा ढूंढते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को आप बता सकते हैं, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ, ठीक है, देखो हाउ यू विल लर्न क्विकली। तो आप कैसे जल्दी से सीख सकते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है गाइज, जब भी हम फॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो माई स्ट्रेंथ्स आर यहाँ पे हमने रट के रखा है, ठीक है। माई स्ट्रेंथ्स आर क्विक लर्नर, टीम प्लेयर, उसके बाद रेडी टू न्यू लर्न न्यू थिंग्स। तो इसमें काउंटर क्वेश्चन आपको ये आ जाता है कि आपने अभी बताया आई एम अ क्विक लर्नर, तो आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्या किया है आपने ज़िंदगी में ऐसा कि आपको क्विक लर्नर कहा जाता है, या फिर आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आप क्विक लर्नर हैं, कोई रीज़न है इसके लिए स्पेसिफिक। तो इस चीज़ को आपको काउंटर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप इसका आंसर कुछ ऐसे दे सकते हैं गाइस, वाइल डूइंग मिनी प्रोजेक्ट इन माई सेकेंड ईयर
I supposed to learn C language because it requires in my project and we are having, ठीक है, तो we are having project expose that is in 30 days. We need to expose our project in 30 days. So I started to learn C and completed in 20 days and done the project on time. So I met the deadline, right? तो बेसिकली कुछ इस तरह से एक एग्जांपल हो गया कि मेरा मिनी प्रोजेक्ट था, उसमें मुझे सी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मुझे सी प्रोग्रामिंग आता नहीं था, उसका डेडलाइन था 30 डेज़। तो 20 डेज़ के अंदर मैंने सी प्रोग्रामिंग को सीखा और अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया और मैंने डेडलाइन के अंदर ही जो अपना काम था उसको निपटा दिया। तो एक फॉर्मल आंसर हो गया। इसको आप चेंज कर सकते हैं कि मान लो आप यहाँ से सी लैंग्वेज हटाकर मैटलैब कह सकते हैं। मेरा प्रोजेक्ट जो है मैटलैब पे था तो उसको मैंने सीखा, या फिर मुझे सीखने की ज़रूरत पड़ी थी इसके लिए, तो इस पर मेरा सेमिनार था, तो इसके चलते मुझे सी प्रोग्रामिंग या फिर मैटलैब पे मुझे थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था, तो मैंने इसको सीख लिया ऐसे टाइम में। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, राइट? ओके, सो नेक्स्ट थिंग, what are difficulty faced in your project? So what are all the difficulties you have faced in your project? तो ये क्वेश्चन है ना गाइस, ये बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन है। एसेंचर, तो नॉट ओनली एसेंचर, दीज आर एचआर क्वेश्चंस गाइस। एसेंचर हो सकता है कैपजेमिनी, इन्फोसिस, विप्रो या फिर टीसीएस अपना हो सकता है। जहाँ पे भी आप जाओ वहाँ पे एचआर क्वेश्चंस तो सेम ही रहने वाले, ठीक है। टेक्निकलिटी में हम बोल नहीं सकते कि क्या पूछ ले, ठीक है। तो आपको कोई कोई सा भी टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल थिंग जो है बहुत ही वास्ट होती है। और अब बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर ही कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल में। तो यहाँ पे एचआर में ऐसा नहीं होता है। एचआर के फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं और उसका आपने फिक्स्ड आंसर प्रिपेयर करके रखना है, यही मुझे यहाँ पे बोलना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का फिक्स्ड ही रखिए। किसी भी कंपनी को आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे, इस वीडियो का पूरा देख ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मैकेनिकल एंड सिविल यूज सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट अलोन। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट है, तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल और सिविल वाले, या फिर जो बाकी के सभी को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग देखिए, फर्स्ट फेस्ड फीड कॉन्फ्लिक्ट्स विथ माय टीम मेंबर्स ऑन विच टेक्नोलॉजी टू यूज़ फॉर द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट जो है, किस टेक्नोलॉजी के साथ मुझे जाना चाहिए, मतलब हमारे सभी टीम मेंबर्स को, तो वो एक डिफ़िकल्टी थी। उसके बाद आई ओवरकम दैट बाय लर्निंग कोडिंग ऑन माई ओन थ्रू ऑनलाइन। तो इसका आंसर जस्ट नॉट ओनली डिफ़िकल्टी आपको बताना है, डिफ़िकल्टी साथ ही आपने उस डिफ़िकल्टी को कैसे कोप अप किया, उससे कैसे बाहर आए, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेना होगा। उसके बारे में भी एक लाइन आप कह सकते हैं। उसके बाद सेकेंड थिंग आप कैसे कहेंगे कि सेकेंड, बजट वाइज वी फेस सम डिफ़िकल्टी एंड वी ओवरकम बाय गेटिंग सम डोनेशंस फ्रॉम आवर कॉलेज ट्रस्ट। तो बेसिकली हमें जो इसका फंडिंग था उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको हमने कॉलेज के डोनेशंस थ्रू यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन वी फेस सम डिफ़िकल्टीज। मिसकम्युनिकेशन इज आल्सो डेंजरस फॉर प्रोजेक्ट टीम्स बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर टीम वर्क। इट कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग टीम मेंबर्स एंड इट विल डिले द प्रोजेक्ट। तो मिसकम्युनिकेशन इन द सेंस, मैं कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन आप कुछ और ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिसकम्युनिकेशन बोलते हैं, जो कि मैं जो है कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। तो मैं आज क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एचआर क्वेश्चंस, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि मैं टीआर क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये मिसकम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि मैं कुछ और ही बताना चाहता हूँ और आप कुछ और ही समझ रहे हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन अपने टीममेट्स के अंदर हो जाए, तब वहाँ पे वर्क का कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा और उसके बाद प्रोजेक्ट जो है डिले हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप एक डिफ़िकल्टी के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं, टू ओवरकम दिस आई विल कोऑर्डिनेट विथ माई टीम मेंबर्स एंड कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। आई विल असाइन द वर्क इक्वली टू द टीम मेंबर्स। आप यहाँ पे ऐसा स्टैंड ले सकते हैं कि मैं टीम लीडर बनूंगा, उसके बाद जो भी हमारा वर्क था उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इक्वली, जो कि उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से। मतलब किसी को मैटलैब आता है तो मैटलैब रिलेटेड वर्क मैं उसको दे दूंगा,
मुझे सी प्रोग्रामिंग आती है तो मैं सी प्रोग्रामिंग का काम कर लेता हूँ। कोई और है जो कि हार्डवेयर में उसकी एक्सपर्टीज़ है तो मैं उसका हार्डवेयर पार्ट उसको दे दूँगा। और उसके बाद किसी और की अदर डोमेन में एक्सपर्टीज़ है, उसकी नीड है अगर हमारे प्रोजेक्ट में, तो मैं उस चीज़ को फोर्थ पर्सन को दे दूँगा। तो कुछ इस तरह से मैं वर्क को डिवाइड कर लेता हूँ और डिवाइड कर लेंगे हम सब मिलकर, और उसको अपने हिसाब से उसको सॉल्व करके उस वर्क को कंबाइन कर देंगे। तो कुछ इस तरह से टीम वर्क भी हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा। तो कुछ इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। ऑल राइट, तो उसके बाद नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन आता है गाइस, व्हाट इज़ योर रोल इन द प्रोजेक्ट। तो अगर आपने बीई की है तो आपको ये ऑब्वियस क्वेश्चन है। अगर आपने एम टेक एम ई अगर किया है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन होते हैं, तो वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आना लाजमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सभी काम आपने खुद से आपने अकेले ने किया होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप पे वैलिड नहीं रहता। ऑलराइट, तो बी के हिसाब से मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज़ योर रोल इन द प्रोजेक्ट, मतलब आपने क्या किया प्रोजेक्ट में। तो इस क्वेश्चन को ना गाइस कभी भी ऐसा कोई नाम मत बता देना जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है। तो कोई भी नाम ऐसा बता दो जो कि आपको बिल्कुल आता हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सी प्रोग्रामिंग पे नॉलेज है आपको, लेकिन आप बता रहे हैं कि मुझे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और रोल था मेरा। लेकिन अगर आप वो बता देंगे तो आपको तो नॉलेज नहीं है, वहाँ से काउंटर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अच्छा, तो आपने एआई और एमएल का पार्ट आपके प्रोजेक्ट में संभाला है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो टेक्नोलॉजी आप बता रहे वो अपने प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, जब आप इंट्रो देते हैं प्रोजेक्ट का तब उनको पता चल जाता है कि कुछ कुछ आपने क्या क्या यूज़ किया है। तो मेक श्योर दैट कि वो अलाइन हो इसके साथ। ऐसा नहीं हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग आपने बिल्कुल अपने प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया, लेकिन आप बता रहे हैं कि क्या रोल था। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए हम बोल देंगे, मैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे काम किया है अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे आप पकड़े जा सकते हैं कि आपने तो यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया। तो ये वाली गलती कभी मत करना सबसे पहले। उसके बाद ऐसा कोई डोमेन बताओ जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ है। अगर आपको नहीं भी आता कुछ स्पेसिफिक डोमेन पे, तो एक ऐसा डोमेन पकड़ लो, उस पर पढ़ लो, और उसके बाद उसी को बताना कि इंटरव्यू में हाँ मैं इस काम में और इस वाले पार्ट में मैंने काम किया है। सॉरी गाइस। ओके, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आई हैव टेकन केयर ऑफ द कोडिंग पार्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, एक जेनरिक आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द सजेशन गिवन बाय योर स्टाफ मेंबर्स। तो आपके स्टाफ मेंबर्स ने आपके लिए कुछ सजेशन दिया था, तो क्या दिया था। We got good feedback for our project, and in addition to that they want us to implement this project live। तो बेसिकली कुछ पॉजिटिव आपको बताना है कि आपका प्रोजेक्ट यूनिक था, या फिर आपका प्रोजेक्ट जो है इन फ्यूचर इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो और भी बेहतर बन सकता है। इसका मतलब आपके प्रोजेक्ट का फ्यूचर में भी स्कोप है। तो कुछ इस तरह से आप बता सकते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, इज़ योर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंटली, और या फिर क्या ही इम्प्लीमेंट हो चुका है। यस वी हैव बिल्ट जस्ट अ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ इट। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में आप दे रहे ये वाला इंटरव्यू, तो यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है कि ये जो आप बता रहे क्या इसको आपने बिल्ड किया है, क्या इसका प्रोटोटाइप आपने बनाया है। अगर फाइनल ईयर में आप है तो आप बोल सकते हैं कि अभी के लिए तो हमने डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बना दिया है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी वक्त है। अगर फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हो, पास आउट हो, तो आप बता सकते हैं कि जी हाँ मैंने इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसका डेमो भी है मेरे पास। तो कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो। द नेक्स्ट थिंग विल बी व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंडेटरी है गाइस, बहुत सारे इंटरव्यूवर्स का फेवरेट है। व्हाट इज़ योर मोस्ट फेवरेट और व्हाट इज़ योर लीस्ट फेवरेट, ये वाला पूछा जाता है कभी कभी। तो पर्सनली माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स। आई हैव ऑलवेज scored well on this subject because I understand it well. It makes me to think logically, it keeps me active। तो ये वाले बंदे ने जो है यहाँ पे मैथ्स लिखा है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है आपके लिए कि मैथ्स ही बोलो। ठीक है, तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट बोलो गाइस जो कि
आपको फेवरेट हो, मतलब आपको आता हो, ठीक है। तो क्योंकि उसमें से कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ठीक है तो ये फेवरेट है, तो इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ। नॉट ओनली इन एसेंचर, किसी भी अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ पे कभी कभी हो जाता है कि हाँ भाई, तो आपका तो ये फेवरेट है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। इन द सेंस मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लेता हूँ आपको, क्योंकि ये तो आपका फेवरेट है ना, फेवरेट है मतलब आपको आना चाहिए उसमें से। तो मैथ्स अगर देंगे तो मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, क्योंकि देखिए गाइस, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, इंटरव्यूअर यही देखता है कि तुम क्या बोलोगे और क्या मैं क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता हूँ उसके ऊपर। अगर आप डिफ़िकल्ट पार्ट दे रहे हैं तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ही पूछेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है जियोग्राफी में, या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोई भी ले लो, 3G 4G वायरलेस कम्युनिकेशन, या फिर मैकेनिकल वगैरह से है, तो इन द सेंस थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं बोलेंगे, मुझे पता है टफ सब्जेक्ट है, राइट। उसके बाद कोई भी हो सकता है, डॉम वॉम कुछ है ना आपके मैकेनिकल में, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। और सिविल में उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपके स्ट्रीम पे ऊपर जो भी सब्जेक्ट आपका इजी रहा, आपने मतलब इतने इंजीनियरिंग में हमने सब्जेक्ट फेस किए हैं, तो एक तो हमें पसंद आया होगा, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको ऐसे आंसर करोगे। ऑल राइट, तो उसके बाद या विच सब्जेक्ट इज़ योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसमें ना आई डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट। I will give equal importance to all the subjects. I always like to learn new things, so I don't have any least favorite subject. तो इस चीज़ को ऐसे भी आंसर कर सकते हैं जहाँ पे आप बता देंगे कि मुझे कोई लीस्ट फेवरेट नहीं था। लेकिन आप इसको कभी कभी ऐसे भी आंसर कर सकते हैं गाइस, कोई टफ सब्जेक्ट निकाल लो अपने जो स्ट्रीम का है। इन द सेंस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जो कि बहुत ही टफ होता है, राइट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग था वो मेरा लीस्ट फेवरेट था, लेकिन बाद में मैंने उसको कोप अप किया। कैसे? मैंने इसमें इंटरेस्ट बढ़ाया, चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझा। पहले मैंने बेसिक समझे, उसके बाद क्यों मैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सीख रहा हूँ, इसका एप्लीकेशंस एरिया क्या है। तो इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद और उस पर थोड़ा बहुत मुझे काम करना पड़ा, उसके बाद उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो उसके बाद मैंने उसको कोप अप कर लिया। तो कुछ इस तरह से एक लीस्ट सब्जेक्ट को बताकर आपने उसको कैसे कोप अप किया, इस चीज़ को भी बता सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेवरेट वन, व्हाई डिड यू चूज IT सेक्टर। ये तो सभी ने फेस किया होगा। बीइंग अ नॉन IT गाय, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से आप नहीं है, फिर भी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज़ों में से आप निकल कर कंप्यूटर साइंस की तरफ क्यों आना चाहते हैं, IT की तरफ क्यों आना चाहते हैं, कोडिंग की तरफ क्यों आना चाहते हैं। तो ये ये मतलब ये एवरग्रीन क्वेश्चन है गाइस, राइट। सो इसका बहुत ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंगल से दे देता हूँ इसका। तो एक आंसर आप जो बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगा, जो कि मैं बताता हूँ गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेंशन कीजिए कि एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स गाय आई गॉट नॉलेज ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्क्यूटरी, and after that how the physical things will be connected, after that how the connections will be done, and what are all the basic things like diodes, and how the communication happens, what are all the antennas, so what is binary language, so all that, all those things आई नो, ठीक है। इसका मतलब कि हार्डवेयर पार्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, ये तो मुझे पता है। लेकिन मैं जब प्रोजेक्ट करने लगा तब तो मुझे पता चला कि सिर्फ हार्डवेयर से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर मैं आर्डिनो यूज़ कर रहा हूँ, आर्डिनो बोर्ड जो कि एक हार्डवेयर है, तो उसके साथ मुझे आर्डिनो का सॉफ्टवेयर भी लेना होगा जो कि कोडिंग है। तो जब मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन करूँगा तभी कोई एक चीज़ फंक्शनल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि सिर्फ मैं हार्डवेयर अगर सीखूँगा तो मैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो एक चीज़ को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करने के लिए हार्डवेयर भी होना चाहिए और सॉफ्टवेयर भी। तब मैंने सॉफ्टवेयर में अपना इंटरेस्ट बढ़ाया, क्योंकि मेरे पास तो हार्डवेयर का नॉलेज ऑलरेडी था। तो मैंने सॉफ्टवेयर के में भी अपने स्किल्स को इंक्रीज़ किया, जो कि कोडिंग जो लैंग्वेजेस थे उनको मैंने सीख लिया।
तब अब मैं क्या कर सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डोमेन के स्किल्स को यहाँ पे कंबाइन करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकता हूँ, एक अच्छी सर्विस मैं यहाँ पे दे सकता हूँ अपने सोसाइटी के लिए। तो कुछ इस तरह से आप थोड़ा बहुत जो है अलग यूनिक टाइप ऑफ आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो है इसको हर मतलब पूरा का पूरा कॉपी करेंगे तो वो पक चुका होगा कि क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। तो थोड़ा अपना भी क्रिएटिविटी यहाँ पे डाल दो गाइस, थोड़ा सा थिंक करो कि क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी वेरी इम्प्रेसिव। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने जो भी जेनरिक आंसर दिया है ये भी देख लेते हैं। आफ्टर completing my degree, I have completed technical course like C and Java. So I need a good platform to explore my knowledge. So Accenture will provide me that platform, I think so. तो ये भी आप बोल सकते हैं कि मैंने टेक्निकल नॉलेज गेन किया तो उसको मुझे कहीं पे यूटिलाइज करना है, तो मैं आपके आईटी सेक्टर में आपके XYZ कंपनी में आना चाहता हूँ। इन दिस केस इट्स असेंचर। ओके, सो दैट्स इट। उसके बाद आफ्टर 5 years व्हाट यू वांट टू बी। तो 5 साल के बाद आप क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। आफ्टर 5 years आई वांट टू सी माई सेल्फ एज द मोस्ट प्रोफेशनल, नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस इन अ गुड पोजिशन इन योर कंपनी। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, आप एक ऐसा आंसर दीजिए जहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि मैं 1-2 साल में कंपनी को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो 5 years इन द सेंस वो ये चेक करना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि 5 साल तक आप हमारे साथ काम करोगे या फिर नहीं। क्योंकि आजकल का जो प्रॉब्लम है गाइस, इटरेशन रेट आपको पता है कि 24% तक पहुंच चुका है। मतलब 100 में से 24 एम्प्लॉय जो है छोड़कर जा रहे हैं XYZ कंपनी को। तो इससे बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। अगर सडनली एम्प्लॉयज़ इसे क्विट करेंगे तो उनको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो है सब काम संभाल रहे होते हैं, लेकिन जो भी न्यू फ्रेशर्स होते हैं उनको ट्रेन करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर 10 एक्सपीरियंस्ड है तो वहाँ पे 15 फ्रेशर्स को हम लेके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 में से 10 एक्सपीरियंस्ड पीपल चले गए तो कंपनी का काम रुक जाएगा। तो इसके चलते यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि 5 साल के बाद आप क्या करोगे, क्या कहाँ पे रहोगे। तो बेसिकली उन्हीं आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में किसी अच्छे पद पर मैं रहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा आप आंसर कर सकते हैं। मतलब आप ही का ऐसा मेंशन मत करो, लेकिन फिर भी आप ऐसे इनडायरेक्टली बोल सकते हैं जहाँ पे इससे लिखा है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स विथ टीम मेंबर्स, ऐसा पूछा जाता है कि अगर आपका कभी झगड़ा हुआ है अपने टीम मेंबर्स के साथ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर कोई क्लैश हुआ है, तो यस, इसका भी आंसर ऐसे दे सकते हैं, आई विल ब्रिंग देम टुगेदर टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने के लिए सबको मैं इकट्ठा कर लूँगा। आई विल मेक माई टीम मेंबर्स टू लिसन ईच अदर सो दैट सम इशू विल बी रिजॉल्व। तो एक दूसरे की बात हम सुनेंगे जिससे कि पता चले कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। I will give respect for all the team members' points of view and refrain from the interrupting each other. So, and finally go with the point who give the best solution. तो बेसिकली सभी हम इंटरनली डिस्कस कर लेंगे, सबकी बात सुनी जाएगी यहाँ पे, और जिसका भी सल्यूशन जो है ऑप्टिमल होगा, जिसकी भी बात सही होगी उसके साथ हम चलेंगे। तो कुछ इस तरह से एक ऑप्टिमल आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग कोविड व्हाट यू हैव लर्न। तो ये जो कोविड था इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि कोविड के बारे में आपने क्या सीखा। यहाँ पे कोविड जब था वहाँ पे आपने क्या सीखा उस टाइम पीरियड में। तो कोविड सिचुएशन टीच मी टू वियर मास्क। तो कोविड से मुझे ये पता चला कि मुझे मास्क वियर करना चाहिए, मतलब मास्क का इस्तेमाल करना है। इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विथ माई फैमिली सो इट मेक्स अस टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो कोविड के टाइम पे मुझे ये पता चला कि सिर्फ काम काम इतना काफ़ी नहीं होता, फैमिली होती है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना ज़रूरी होता है। और जब भी कोई फैमिली मेम्बर प्रॉब्लम में है तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। और एट द एंड जो फैमिली होती है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होती है, क्योंकि आपके बारे में अगर इस दुनिया में कोई सोचता है तो सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली यूर पेरेंट्स सोचते हैं, ना कि किसी का भी आपके ऊपर ध्यान नहीं होता। चाहे बेस्ट फ्रेंड ले लो या फिर गर्लफ्रेंड ले लो, ठीक है। तो अगर आप इस दुनिया में कोई अगर हमारे बारे में सोचता है तो हमारे फैमिली मेम्बर्स
तो भी बॉटम ऑफ द हार्ट, तो जो भी मन से सोचेगा वही लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो द सिचुएशन हेल्प्स मी टू फाइंड आउट द ह्यूमैनिटी इन मी, तो जो भी हमारे अंदर इंसानियत थी, जैसे कि आप देख सकते हैं हम जब कोविड का पीक चल रहा था तो बहुत लोगों ने यहाँ पे जो ऑक्सीजन थे उसको डोनेट किया था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को यहाँ पे दिया था, उसके बाद बहुत सारी मदद किए थे, ठीक है। तो वॉलंटरी बेसिस पे कुछ लोगों ने यहाँ पे कैंप्स चलाए थे, उसके बाद खाना बांटा था किसी मतलब बहुत सारे लोगों ने, और लंगर लगाए थे। तो ये सभी क्या है, ह्यूमैनिटेरियन व्यूज़ है कि इंसानियत अभी ज़िंदा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना होगा या फिर आपको हाईलाइट करना होगा। उसके बाद आई कैन सी मैनी पीपल्स आर हेल्पिंग ईच अदर्स, द सेम थिंग आई जस्ट एक्सप्लेन। उसके बाद एंड मी आल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल और आई हैव लर्न जावा एंड सी ड्यूरिंग द पैंडमिक। तो ये तो इंसानियत की बातें हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा अपने करियर पे भी फोकस रखना है कि उस समय को मैंने ऐसे ही बर्बाद नहीं किया, वहाँ पे मैंने बहुत सारे टेक्निकल थिंग्स को सीखा। एक दो कोडिंग लैंग्वेजेस को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपने सच में अगर दूसरा टूल अगर आपने सीखा है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि हाँ मैंने इस चीज़ को यहाँ पे सीखा है, ठीक है। या उसके बाद फेवरेट बुक्स एंड ऑथर, ये रेयर क्वेश्चन है गाइस, ज़्यादातर नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी जिसमें बता देता हूँ। तो फेवरेट बुक ऑफ विंग्स ऑफ द फायर, ये तो सभी को पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्होंने लिखा हुआ है। एग्जामाइन्स हिज अर्ली लाइफ एफर्ट हार्डशिप fortitude and luck and chance that eventually led him to the Indian Space Organization और न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम। सो ऑथर APJ अब्दुल कलाम, बुक का नाम, उसके बाद बुक में क्या था, एक दो सेंटेंसेस में, उसके बाद उसका ऑथर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। बहुत सारे बुक्स हैं, आप कोई भी ले लो, नॉट ओनली द स्पेसिफिक विंग्स ऑफ द फायर, सो देर आर लॉट ऑफ बुक्स एंड रियली इंटरेस्टिंग बुक्स आर देयर, यस। ओके, उसके बाद ट्रैवल टू ऊटी, तो बेसिकली अगर आपने बताया कि ऊटी मतलब आप ट्रैवलिंग मेरा शौक है या फिर मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया था, अब ऊटी को ऐसे अगर बताएंगे तो उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा क्या चीज़ वहाँ पे स्पेशल है, कैसे आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो बेसिकली ये चेक करेंगे कि रियली आप गए थे या फिर ऐसे ही फेंक रहे हैं। तो ऊटी इज़ नोन एज द सॉरी गाइस। तो यहाँ पे ऊटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जस्ट आप यहाँ से इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं। द इकोनॉमी ऑफ ऊटी इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन द टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर। ऊटी इज़ मोस्ट फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशंस। इट इज़ अ बेस्ट प्लेस टू ट्रैवल बाय बाइक। सो ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं, इसका पर्टिकुलर आंसर कोई नहीं दे सकता, ठीक है। डिफ़िकल्टी चैलेंजेस विच वी हैव फेस्ड इन आवर लाइफ एंड हाउ यू ओवरकेम। तो डिफ़िकल्टीज जो कि आपने आपने अपने लाइफ में फेस की है और उनको कैसे आपने कोप अप किया, इसके बारे में। आई रिमेंबर वी आर हैविंग फ्यू फाइनेंशियल इश्यूज विद इन आवर फैमिली एंड टू सॉल्व दैट आई हैड टू गो फॉर अ पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग माई academics itself and that actually boosts my confidence a lot। तो यहाँ पे एक इकोनॉमिकल रीज़न हो सकता है कि हमारी फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब किया, जिससे कि मैंने जो अपने ज़रूरत थी उसको मैंने फुलफ़िल कर लिया, या फिर जो भी फैमिली को थोड़ा सा मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने उस चीज़ को किया। यहाँ पे नॉट ओनली पार्ट टाइम जॉब गाइस, मैं फ्रीलांसिंग करता था, या फिर मैं वेबसाइट्स बनाता था, या फिर मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाता था। कोई भी अगर चीज़ आपने की है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नॉट ओनली इन द इकोनॉमिकल फॉर्म कि डिफ़िकल्टीज़ मतलब हॉस्पिटैलिटी हो सकती है कि हमारे फैमिली मेम्बर में XYZ मेम्बर को बहुत ही ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो मैंने कंटिन्यूसली उसका टेक केयर किया, उनको जो है हॉस्पिटल लेके गया। इस चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल मेम्बर ऑफ माय फैमिली। मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे करता हूँ जो कि मेरे फैमिली के लिए अच्छी रहेगी, तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। उसके बाद व्हेन यू फील अनसक्सेसफुल, तो जब भी आपको अनसक्सेसफुल लगे कि मैं एक टारगेट पे पहुंचना चाहता था लेकिन वहाँ पे नहीं पहुंचा, तो ये बेसिकली अनसक्सेसफुलनेस हो गया। मतलब आपने यहाँ पे जो अचीव करना चाहता आपने नहीं किया, तब आप क्या करेंगे, तो ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है, राइट। ड्यूरिंग माई एकेडमिक्स आई स्टार्टेड टू डू माई प्रोजेक्ट इन द सेकेंड ईयर
At that time, I was not able to implement what I actually had in my mind, as I was not aware of the technical requirements in the beginning. Then I have overcome those by gathering knowledge from my mentors and learnt on my own as well. तो बेसिकली अनसक्सेसफुल इन द सेंस गाइज, आपने ट्राई करना छोड़ दिया। तो देखिए, एसेंचर का इंटरव्यू आप देना चाहते हैं, अगर एसेंचर का इंटरव्यू नहीं भी होता, आप नहीं भी निकाल पाते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसको हार मानेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन आपको माइंड में ये रखना है कि एसेंचर इज़ नॉट द ओनली कंपनी विच इज़ ऑन दिस अर्थ. So there are other n number of companies which are also looking for employees, and if you are deserve, then you will be getting a job in any of those companies. So basically यहाँ पे आप unsuccessful मतलब आपने हार मान ली। तो बेसिकली एक आंसर आप फॉर्मल ये वाला दे सकते हैं कि ड्यूरिंग माई एकेडमिक्स। ये छोटे बच्चों की तरह हो जाता है गाइज, बिल्कुल ऐसा मत देना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं, कोड दे दीजिए कि अनसक्सेसफुल का मतलब होता है कि मैंने जो टारगेट सेट किया था वहाँ तक नहीं पहुँचा, मैंने ट्राई किया, मैं फेल हुआ, लेकिन फेल होने के बाद मैंने यहाँ पे क्विट कर दिया, तो ये अनसक्सेसफुल हो गया। लेकिन फेल होने के बाद फिर से मैंने अगर ट्राई किया होता एक बार, दो बार, तीन बार, तो मुझे सक्सेस मिल जाती। तो बेसिकली अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल में यही डिफरेंस होता है कि ट्राई अगेन। सक्सेसफुल लोग जो है अगेन एंड अगेन ट्राई करते हैं, अनसक्सेसफुल लोग जो है उसको वहीं पे छोड़ देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं। और ट्राई अगेन इज़ द ओनली थिंग विच विल मेक अस थ्रू द सक्सेसफुल थिंग्स। तो ऐसे आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल एंड हाउ डिड यू ओवरकम फ्रॉम दैट। सो इंटरपर्सनल स्किल जो है इसको आपने कैसे, कौन से और कैसे इसने आपको ओवरकम किया। तो फर्स्ट थिंग, आई टीच माई सेल्फ टू बी पॉजिटिव बाई रिमाइंडिंग माई सेल्फ एवरी डे ऑफ गुड थिंग्स अबाउट माई लाइफ एंड माई जॉब. इफ आई अपसेट अबाउट अ पर्सनल मैटर, आई विल सेट दोज फीलिंग्स असाइड अंटिल आफ्टर वर्क. तो बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स इन द सेंस, आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं डाउन हूँ, या फिर आपको थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेशन टाइप ऑफ होता है माइंड में, सभी को होता है यार, मुझे भी होता है, आपको होता है कि मैं कुछ और करना चाहता था, कुछ और कर बैठा, या फिर मैं जहाँ पे रहना चाहता था वहाँ पे नहीं हूँ, या फिर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप कैसे कोप अप कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं एक्स वाई जेड इस पोजीशन पे रहना चाहता था, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन आप ये माइंड में लेकर चल सकते हैं कि मैं उस वे पे हूँ, मैं उस राह पे हूँ, तो आज नहीं तो कल पहुँच जाऊँगा। ये जो है पॉजिटिव थॉट हमारे माइंड में रहना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है और मोटिवेशन की, अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी चीज़ पर खपा है जो कि आपका पर्सनल मैटर है, तो उसको मैं मिक्स नहीं करूँगा अपने करियर के साथ, या फिर अपना जो प्रोफेशनल थिंग्स होते हैं, प्रोफेशनल बातें होती है, उसके साथ मैं इसको इंटरमिक्स नहीं करूँगा। जो घर की चीज़ें मैं घर पे करूँगा, घर पे ही भूल जाऊँगा। जो ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में करूँगा और ऑफिस तक ही सीमित रखूँगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आप जो है वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ आई स्ट्रेस्ड अबाउट अ वर्क इशू, आई विल लुक फॉर द पॉजिटिव इन द सिचुएशन and try to build on that. I'm good listener and quick learner too. Initially I was a kind of an introvert person, but later I overcome that by pushing myself in communicating with others and getting out of my comfort zone. तो ये बात आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इनिशियली मुझे किसी से अगर कुछ हेल्प मांगनी है तो बहुत ही awkward फील होता था, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी जो है जो हॉबीज़ था, अपना जो नेचर था, उसको मैंने यहाँ पे चेंज किया। अब मैं कंफर्टेबली किसी से अगर रियली हेल्प चाहिए तो उसको मैं अपने सीमित दायरे में रहकर मांग सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ़ यू आर अ टीम लीडर, व्हाट एंड हाउ विल यू हैंडल योर सिचुएशंस। तो बेसिकली आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे टीम लीडर के तौर पे। तो ये जेनरिक क्वेश्चन है। आई विल कोऑर्डिनेट विथ माय टीम मेंबर्स एंड कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. I will assign the work equally to the team members so that they won't be any overlapping in the work. तो बेसिकली
जो भी टीम मेंबर्स है उनके बीच में मैं वर्क को इक्वली डिवाइड करूँगा। और इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं कि अगर किसी का एक्सपर्टीज़ पर्टिकुलर डोमेन में है तो उस डोमेन का वर्क में ट्राई टू मैप दैट वर्क टू द पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ हैविंग एक्सपर्टीज इन दैट वन। तो मान लो गाइस ऐसा चला कि आपके टीम में 4 मेंबर्स है, तो और आपके प्रोजेक्ट में भी 4 लैंग्वेजेस है, ठीक है। जावा, पाइथन, उसके बाद रूबी और पैस्कल, ये 4 लैंग्वेजेस है और चारों लैंग्वेजेस का एक एक एक्सपर्ट आपके टीम में है। तो बेसिकली आप सभी लैंग्वेजेस का सभी पार्ट देंगे सबको, तो ऐसा हो जाएगा कि जो जावा का है उसको 3 लैंग्वेजेस फिर से सीखनी पड़ेगी, जो पैस्कल का है उसको भी 3 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। लेकिन आप यहाँ पे एज अ टीम लीडर जो थिंक करे कि हाँ तो 4 लैंग्वेजेस यहाँ पे है और 4 बंदे मेरे पास है जो कि इसमें एक्सपर्ट है, तो जो भी जावा का वर्क है मैं जावा वाले बंदे को दे दूंगा, वो आराम से कर लेगा। पैस्कल का वर्क पैस्कल वाले बंदे पे दे दूंगा और रूबी का वर्क रूबी वाले बंदे पे दे दूंगा और पाइथन का वर्क पाइथन वाले बंदे को दे दूंगा। इससे क्या होगा कि जो वर्क है वो बहुत ही कम समय में हो जाएगा और उनको इसकी नौबत नहीं पड़ेगी कि हर एक चीज़ को फिर से सीखे, क्योंकि एक लैंग्वेज सीखने के बाद 3 लैंग्वेजेस और सीखना ये कोई छोटी बात नहीं होती। दिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम गाइस। तो लॉजिकली कुछ ऐसा आप क्रिएट करके बता सकते हैं जिससे कि इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद एसेंचर, ठीक है, तो एसेंचर यहाँ पे है लेकिन दूसरी कोई भी कंपनी हो सकती है। आप अगर एचआर इंटरव्यू तक गए तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च इन द सेंस ईच एंड एवरीथिंग यू नीड नॉट टू रिमेंबर, जस्ट फ्यू थिंग्स, वेयर इट इज़ फाउंडेड, हेडक्वार्टर्स, who is the present CEO, director, anything like that, and what are all the businesses they are involved in. So kind of these things you just need to remember. तो यहाँ पे Accenture is an Ireland-based multinational professional service-based company. Accenture specializes in IT services and consulting. Julia Sweet has served as the CEO of Accenture since 1 September 2019. Accenture headquarters was located in Dublin, that is Ireland. Accenture is one of the great places to work. Our talents will be best respected here. Accenture will provide good platform for the freshers to explain their knowledge, and Accenture was located in all over the ग्लोब। तो एमएनसी तो ग्लोब में रहेगी। तो कुछ इस तरह से जेनरिक आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद गैप्स, तो एजुकेशन गैप्स का बहुत प्रॉब्लम होता है गाइस, उसको कैसे हम फिल करेंगे। ड्यू टू फैमिली सिचुएशन आई एम सपोज टू वर्क विथ माई फादर इन अ फार्मिंग। आफ्टर सम डेज आई मेक माई फैमिली स्टेबल इन फाइनेंशियल वाइज, देन आई स्टार्टेड लर्निंग इन सी एंड जावा, देन नाउ आई एम अटेंडिंग द इंटरव्यूज़। तो इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप पहले एक कोट से स्टार्ट करो कि हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि एक बार हार गए तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बार भी हार जाएगा। तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कीजिए कि सबसे पहले जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब मुझे जॉब मिला नहीं, तो उसके बाद मैं डेस्परेट होकर थोड़ा सा घर में बैठ गया, जो कि फैमिली बिजनेस था या फिर मेरा फार्मिंग का था। जो भी काम था हमारे घर में मैं वो करता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से मेरे मन में ऐसी इच्छा जगी कि मैं फिर से जॉब करना चाहने लगा, मतलब ऐसा लगा कि मुझे जॉब करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने निश्चय कर लिया कि इस बार मैं जॉब कर ही लूँगा, इस बार मैं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूँगा। तो इसके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया, मैंने बहुत सारे स्किल सीखे, बहुत सारा हार्डवर्क उस पर किया, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। उसके बाद मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ जहाँ पे मैं अपना वन ऑफ द लाइफ्स बेस्ट इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से अगर आप बताएंगे तो ये बहुत ही ड्रामेटिक नहीं लगेगा और बहुत ही कैजुअल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेटेड आंसर है गाइस, ऐसे आपको थोड़ा सा सीन क्रिएट करके बताना है। ओके। उसके बाद हाउ यू विल सॉल्व क्रिटिकल इशू हैपेंड इन द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ कि आप रेज अ P1 टिकट, मतलब पर्सनल एक पर्सन के लिए टिकट रेज करेंगे। देन आई विल इन्वॉल्व ऑल द टीम मेंबर्स एंड क्लाइंट्स हु इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट में जो भी सभी टीम मेंबर्स हैं उन सभी की राय लूँगा, साथ ही साथ क्लाइंट जो है होता है उसकी भी राय मैं यहाँ पे ले लूँगा। देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द इशू, देन आई विल मेक द कंसर्न टीम टू वर्क ऑन दिस इशू ऑन प्रायोरिटी।
तो बेसिकली ये जो इशू हुआ है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि सो एंड शो इज़ द इशू, सो दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज़ हैपनिंग इन दिस प्रोजेक्ट। एंड उसके बाद जो भी कंसर्न टीम होती है उसको मैं बताऊंगा पर्टिकुलर टास्क पे ऐसे ऐसे आपको काम करना है, ये वाली इशू को आपने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आप एक आंसर दे सकते हैं। सो दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस प्रो आई मीन द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपने जान ली होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बहुत सारे मिलेंगे इन फ्यूचर एज वेल। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।